Hello students, this is your online class from उड़ान पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 6 का हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है भाई बहन। पार्ट 3 भाई बहन। माँ माँ हाय, माँ माँ हाय। एक बार, दो बार, पर तीसरी बार बेटे की हाय हाय की करुणा पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सकी। कार्बन पेपर और कॉपी वहीं कुर्सी पर पटक कर शीघ्र ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते। तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है और उसने मेरी सारी कमीज छींटे डालकर गीली क्यों कर दी। स्नानागार में अभी भी पतली सी आवाज में निर्मला गुनगुना रही थी। एक लड़का था, वह रहता। बड़ी दुष्ट लड़की है। नहाकर बाहर निकले तो सही, ऐसे पिटाई करूंगी कि वह भी जाने। माँ से यह आश्वासन पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया। न जाने कितनी मंगल कामनाओं, भावनाओं और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है। हल्के नीले, सुनहरे और गहरे लाल रंग के रेशम के तारों के साथ ही साथ न जाने कितनी मीठी स्मृतियाँ भी उसके अंतःस्थल में उठ उठकर भिंडी सी जा रही है। उनके अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता है मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। सावित्री की आंखों में प्रेमाश्रु छलक उठे। तितली का एक पंख काढ़ा जा चुका है, किंतु दूसरा आरंभ करने से पूर्व ही कमल की सिसकियों और आंसुओं ने सावित्री को वहां से उठने को विवश कर दिया। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी हो गई है। कमल तुझसे पूरे 4 वर्ष छोटा है। किसी भी चीज़ को उसे छूने तक नहीं देती। हर घड़ी बेचारा रोता रहता है। अगर उसने तेरे पेंसिल बॉक्स को तनिक देख लिया तो क्या हुआ? निर्मला सिर नीचा किए मुस्कुरा रही थी। यह देखकर माँ का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, रानी जी, बड़े होने पर पता चलेगा जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों
को देखने के लिए तरसोगी। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। माँ झिड़कियों ने बालिका के नन्हे मस्तिष्क को एक उलझन में डाल दिया। विस्मित सी हो वह केवल माँ के क्रुद्ध चेहरे की ओर एक स्थिर गंभीर कुतूहलपूर्ण दृष्टि डालकर रह गई। करीब आधे घंटे बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक सरहीन प्रतीत होने लगी। सहसा उसे याद आने लगी बहुत वर्ष पहले की एक बात, वह नरेंद्र से क्यों रूठ गई थी। छी, एक तुच्छ सी बात पर, किंतु आज जो बात तुच्छ जान पड़ती है, उन दिनों उसी तुच्छ निकृष्ट जरा सी बात ने उतना उग्र रूप क्यों धारण कर लिया था, जिसके कारण भाई बहन में आपस में पूरे 1 महीने तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी प्रस्फुटित हो उठी जब उसे स्मरण हो आया नरेंद्र का दिन रात नए नए रिकॉर्ड लाकर ग्रामोफोन पर बजाना और एक दोस्त से दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे की ओर झांकना और जानना चाहना कि इन दोनों चीज़ों का प्रभाव बहन पर पड़ रहा है या नहीं। उसे यह याद करके खूब हंसी आई कि तब वह कैसे मौन धारण किए हुए मिठाई की तिश्तरी नरेंद्र के कमरे में रख आती थी। रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर काढ़ते हुए सावित्री ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब से वह बच्चों को बिल्कुल डांट फटकार नहीं लगाएगी। इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कई आरोप कमल की ओर से मौजूद थे। निर्मला मुझे अपने साथ साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ आती है। मामला कुछ गंभीर न था और दिन होता तो शायद निर्मला की इन शरारतों को सावित्री सही हंसी समझकर टाल देती, परंतु यह उद्दंड लड़की सवेरे से ही उसके प्रिय तथा आवश्यक कार्य में बार बार बाधा डाल रही है। एक हल्की चपत निर्मला को लगाते हुए माँ ने डांटकर कहा, बस कल ही स्कूल से तेरा नाम कटवा दूंगी। यह सब तेरे साहबी स्कूल की शिक्षा का नतीजा है। जरा सी लड़की ने घर भर में आफत मचा रखी है। अभी से भाई बहनों की शक्ल सूरत नहीं भाती, बड़े होने पर न जाने क्या क्या करेगी। फिर थाली में पूरी तरकारी डालकर बच्चों के आगे रखते हुए जरा धीमे स्वर में कहा, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहनों को कभी तंग नहीं करती थी, कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देती थी। यह बात कहते हुए भीतर ही भीतर सावित्री को कुछ झिझक सी हो आई। हम दोनों सीता के घर से जुलूस देखेंगे माँ। अच्छा, कमल ने
विनम्र स्वर में अनुमति चाहिए। नहीं जी, क्या अपने घर में से दिखाई नहीं पड़ता? माँ ने देखा, दरवाजे की ओर से निर्मला खड़ी थी। कैसी चालाक लड़की है, इस गरीब को आगे करती है जब खुद कुछ कहना होता है। जाओ, जाना हो तो, सावित्री ने झुंझलाकर उत्तर दिया। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। पल भर में चौराहे पर सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सावित्री का ध्यान कभी काले हरे रंग बिरंगे वस्त्र पहने जनसमूह की और कभी जुलूस के कारण रुकी हुई मोटर गाड़ियों में बैठे हुए व्यक्तियों की ओर अनायास ही खींच रहा था। इधर बालिका निर्मला के होश हवास एकाएक गुम से हो गए। जब जल्दी से वापस लौटकर आते ही उसे सारे घर में कमल की परछाई तक नजर न आई। व्याकुल सी हो वह एक कमरे में से दूसरे में और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की नई फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों से के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसुना सा प्रतीत होने लगा। वह माँ से कई बार छोटे बच्चों के भीड़ भाड़ में खो जाने का हाल सुन चुकी है। उसका भैया कमल, वह क्या करे? नीचे से की सड़क पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे, कागज के पंखे, पतंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों ने बाल जगत के प्रति एक सम्मोहन जाल सा बिछा रखा है। कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से डमाडम डमाडम ढोलबाजों की ध्वनि बजती आ रही है। निर्मला इन सब चित्ताकर्षक चीज़ों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ को चीरती हुई वेगपूर्वक भागती भागती सीता के घर भी हो आई, पर कमल तो वहाँ भी नहीं है। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज आई। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। आखिर वह हिचकियाँ लेते हुए रुंधे गले से माँ के पास जाकर बोली, कमल, कमल तो सीता के घर भी नहीं है। सावित्री का तन बदन एक बार सहसा कांप उठा। क्षण भर में भीड़, मोटर और गाड़ियों के भय से कई अनिष्ट आशंकाएं उसकी आंखों के आगे घूम सी गई, किंतु वह अपने भीरू लड़के की नस नस से परिचित थी। उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर ही कहीं न कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। फिर भी उसने फूट फूट कर रोती हुई निर्मला को हृदय से नहीं लगाया और न उसे धीरज बंधाया, बल्कि आश्चर्यचकित सी हो आश्वासन का एक शब्द तक कहे बिना मानो वह अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न कर रही थी। रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। मुझसे भी कहीं अधिक भला माँ के दिल से भी ज़्यादा किसी और को कमल की चिंता हो सकती है, और यह निर्मला तो
रात दिन कमल को सताया करती है। जुलूस समाप्त हो गया। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। मोटर गाड़ियों का धड़ाधड़ आना जाना पूर्ववत जारी हो गया और सामने ही फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब ने नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज़ सुनकर सावित्री ने देखा तो मंत्रमुग्ध सी रह गई। कमल को भुजा पाश में बांधे निर्मला दुगने वेग से रो रही है। उसके कोमल गुलाबी गाल मोटे मोटे आंसुओं से भीगे जा रहे हैं और वह बार बार कमल का मुख चूम चूम कर कह रही है, पगले तू कहाँ चला गया था, तू क्यों चला गया था। सावित्री का हृदय उमड़ आया। पुनीत प्रेम के इस दृश्य को देखकर एक आनंद की धारा सी उसके अंतःस्थल में बहने लगी। झरते हुए आंसुओं के साथ उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और कहा, बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो। बहन को प्यार करो, देखो वह तुम्हारी खातिर कितना रोई है। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोल उठा। तुम क्यों रोए थे जी, माँ ने कौतूहलवश पूछा। मुझे दीदी की याद आ रही थी। शब्दार्थ। बाथरूम, स्नानागार, नहाने का स्थान। भिंदना, भिंदना मतलब अटकना या रुक जाना। अंतःस्थल, अंतःस्थल मतलब हृदय। पुलकित, पुलकित मतलब प्रसन्न होना। सिसकियाँ, सिसकियाँ मतलब रुक रुक कर रोना। सिसक कर रोना। कुतूहलपूर्ण मतलब उत्सुकता से या जिज्ञासा से। तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है हेय या ध्यान न देने योग्य। अनायास, अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास के। आशंकाएं, आशंकाएं मतलब चिंता या संदेह। दुर्लभ, दुर्लभ मतलब मुश्किल से प्राप्त। छिन्न भिन्न मतलब तितर बितर होना या अलग अलग होना। नाई, नाई मतलब की भांति या की तरह। फिर अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है अनिश्चित या अनचाहा। फिर है भीरु, भीरु का मतलब होता है डरपोक। फिर है निष्कृष्ट, निष्कृष्ट का अर्थ होता है नीचा, घृणित या बुरा। फिर है उग्र, उग्र का अर्थ होता है तीव्र। फिर है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का अर्थ होता है गाने सुनने का एक यंत्र। दूरबीन, दूरबीन का अर्थ होता है दूर की वस्तुओं को देखने का यंत्र। आरोप, आरोप मतलब दोष मढ़ना या दोष लगाना। फिर है उद्दंड, उद्दंड का अर्थ होता है शरारत करने वाला। फिर है झुझलाना, झुझलाना का अर्थ होता है गुस्सा और क्रोध प्रकट करना। फिर है चित्ताकर्षक, इसका अर्थ होता है मनमोहक। फिर है अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है विचार और कल्पना के सहयोग से जो अनुभव किया जाए। फिर है पुनीत, पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। फिर है रोम रोम पुलकित होना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर है होश आवास खोना, मतलब सोचने समझने की स्थिति खोना।
फिर है चेहरा का सफ़ेद पड़ना, मतलब हताश होना या जड़वत होना। फिर है फूट फूट कर रोना, जिसका अर्थ होता है बहुत जोर से रोना। सही जोड़ी बनाइए। पंखहीन पक्षी, मंगल मन, रेशमी कपड़ा, रूंधा गला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। न जाने कितनी मीठी स्मृतियाँ उनके अंतःस्थल में उठकर भिंदी सी जा रही थी। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है रोम रोम पुलकित होना। भाई को देखकर रमा के रोम रोम पुलकित हो उठे। दूसरा शब्द है होश आवाज गुम होना। जैसे ही शेर गांव में घुसा, लोगों के होश हवास गुम हो गए। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ना। परीक्षा में फेल होने की खबर सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। फूट फूट कर रोना। बच्चा फूट फूट कर रो रहा है। धन्यवाद।